नमस्कार दर्शकों, मैं हूं विनय मिश्रा। जैसा कि बहुत से पिछले कई दिनों से लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि आखिर इलेक्शन कमीशन जो निर्वाचन आयोग है वो उत्तर प्रदेश सहित पंजाब, हरियाणा माफ कीजिएगा, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा, इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं इनके तारीखों को लेकर घोषणा कब करेगा। लेकिन ये इंतजार आज खत्म हुआ। निर्वाचन आयोग ने इन 5 राज्यों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस बार कुल 7 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। जो पिछली बार जो 2017 में जब चुनाव हुआ था तो यहाँ पर 8 चरणों में चुनाव हुआ था। उसके पहले अगर 2012 की बात की जाए तो यहाँ 9 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए थे। लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया है। उसके अलावा आपको बता दें कि पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक ही चरण में निर्वाचन खत्म हो जाएगा। जो चुनाव की प्रक्रिया है वो एक ही चरण में खत्म हो जाएगी। वहीं मणिपुर में, जहां पर कुल 60 विधानसभा की सीटें हैं, यहाँ पर 2 चरण में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सुशील चंद्रा के साथ में जो इलेक्शन कमिश्नर थे राजीव कुमार और अनूप चंद्रा, वो भी वहां पर मौजूद थे। सुशील चंद्रा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह जानकारी मीडिया के सामने साझा की। उन्होंने चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने क्या तैयारियां की हैं इसके बारे में भी मीडिया को बताया। साथ ही यह बताया कि कैसे इस बार जो पोलिंग स्टेशन है उनकी संख्या लगभग 16% बढ़ा दी गई है। महिलाओं के बारे में उन्होंने बात किया कि इस बार उनकी भागीदारी ज्यादा बढ़ाए जाने को लेकर क्या कदम उठाए गए। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस बार प्रत्येक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर हर एक निर्वाचन क्षेत्र, अगर बात की जाए तो ये निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जहां पर इस बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं लगभग 900 950 के करीब है। इनमें से हर एक निर्वाचन क्षेत्र में एक ऐसा पोलिंग स्टेशन होगा जहां पे उसको पूरी तरह से संचालित करने वाली सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होंगी। उसके अलावा आपको बता दें कि जो आपराधिक मामले जिन विधायक के लिए कैंडिडेट होंगे जिन पर लंबित है, उसके बारे में भी राजनीतिक दलों को क्या करना होगा, उनकी जानकारी उनको अपने वेबसाइट के होम पेज पर अपलोड करना होगा। साथ ही उन्हें यह राजनीतिक दलों को यह भी बताना पड़ेगा कि उस कैंडिडेट को टिकट क्यों दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह के दिशा निर्देश दिए थे, शायद उनका उस तरह से पालन नहीं हो पाया था पिछले चुनाव में। लेकिन एक बार फिर से निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से यह अपील की है कि टेलीविजन और न्यूज़पेपर के अलावा प्रत्येक राजनीतिक दलों को जिन कैंडिडेट्स के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं, लंबित हैं, उन्हें इसकी जानकारी अपने वेबसाइट के होम पेज पर देनी होगी। उसके अलावा आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने यह भी जानकारी दी कि कुछ दिन पहले उन्होंने घोषणा करते हुए जो एक लिमिट थी, मतलब एक राजनीतिक दल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो खर्च करने की जो लिमिट थी उसको बढ़ा दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण है कि निर्वाचन आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ने हर एक राज्य में कितना वैक्सीनेशन हो गया उसकी जानकारी भी उन्होंने दी। इसके साथ ही इस बार नुक्कड़ सभाओं पर बैन कर दिया गया है 15 जनवरी तक। निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया है कि 15 जनवरी के बाद में वो फैसला लेंगे कि आगे क्या ये जो बैन है सभाओं पर, रैलियों पर, वो आगे जारी रहेगा या नहीं। लेकिन 15 जनवरी तक आयोग की तरफ से जो रैलियां होने वाली हैं, जो नुक्कड़ सभाएं होने वाली हैं, इन सब पर बैन लगा दिया गया है। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 7 फेज में चुनाव होने को है, तो पहले फेज में यहाँ पर होगा 10 फरवरी को। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को यहाँ पर सिर्फ एक ही राज्य में 10 फरवरी के दिन चुनाव होगा, वो भी उत्तर प्रदेश के पहले चरण का चुनाव होगा। वहीं अगर 14 फरवरी जिस दिन वैलेंटाइन का डे भी होता है, उस दिन 4 राज्यों में चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में भी चुनाव होगा। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश का या दूसरे चरण का या सेकेंड फेज का इलेक्शन होगा, यहाँ पे एक दिन चुनाव होंगे। लेकिन पंजाब और उत्तराखंड और गोवा यहाँ पर एक ही चरण में विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएगा। वहीं 20 फरवरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव होगा। चौथे चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश में 23 फरवरी को होगा। वहीं 27 फरवरी को उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का चुनाव होगा। तो मणिपुर में यहाँ पर इस दिन पहले चरण का विधानसभा चुनाव होगा। मणिपुर में आपको बता दें कि 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो 27 फरवरी को उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का और मणिपुर में यहाँ पर पहले चरण का चुनाव होगा।
3 मार्च यह तारीख है जब उत्तर प्रदेश में छठे चरण का चुनाव कराए जाएंगे और मणिपुर में यहाँ पर दूसरे चरण और आखिरी चरण का के लिए मतदान कराया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, उससे पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में 7वें चरण की यहाँ कब मतदान कराए जाएंगे 7वें चरण के लिए, तो यह 7 मार्च को यहाँ पर 7वें चरण के लिए मतदान कराए जाएंगे। और 10 मार्च को सभी 5 राज्यों के नतीजे लोगों के सामने होंगे। काफी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या उत्तर प्रदेश और अन्य 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा कब की जाएगी। वो घड़ी जो है कि वो जो एक प्रतीक्षा का जो क्षण था वो खत्म हो चुका है निर्वाचन आयोग ने। साथ में इस बार राजनीतिक दलों, शायद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि जब चुनाव आयोग ने पूरी तरह से, अभी फिलहाल भले ही उसमें टाइम लिमिट दिया गया है, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने प्रतिबंध लगाया हुआ है। जो जनसभाएं हैं, भीड़ नहीं जुट सके, क्योंकि जो कोविड है उसके केस देश ही नहीं, विदेश में तो बढ़ ही रहे हैं, देश में भी मतलब 1 लाख से ज्यादा मामले आने लग गए हैं। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए निर्वाचन आयोग ने जो घोषणाएं की हैं कि जनसभाएं नहीं कर सकती राजनीतिक दल, इस बार थोड़ा राजनीतिक दलों को छूट भी दी गई है कि जो टेलीविजन पे जो उनका एड जो ड्यूरेशन था, जितने घंटे कर सकते थे कैंपेनिंग कर सकते थे, उसको बढ़ा दिया गया है। उनकी फंडिंग बढ़ा दी गई है। जो एक्सपेंडिचर का वो एक लिमिट था कि जितना स्पेंड कर सकते थे, जितना खर्च कर सकते थे राजनीतिक दल, उसकी लिमिट को भी बढ़ा दी गई है। तो अब राजनीतिक दलों पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि जब उनके हाथ पैर समझ लीजिए बांध दिए गए हैं, वो लोगों तक पहुंच नहीं सकते, भीड़ नहीं जुटा सकते, तो वो किस तरह से इस बार वो चुनाव प्रचार है उसको अंजाम देंगे। और 10 मार्च वो दिन है, आप भी अपने जहन में डाल लीजिए, ये बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इस दिन न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अन्य 4 राज्यों के भी चुनाव की जो गिनती वोटों की गिनती, शायद नतीजे एकदम क्लियर स्पष्ट रूप से आते अगला दिन हो भी जाता है, लेकिन जो शाम होते जिस दिन वोटों की गिनती होती है, उस दिन सुबह से ही वोटों की गिनती हो जाती है। शाम होते पिक्चर काफी क्लियर हो जाता है कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कितने सीटों से जीत रही है, कितने सीटों पर आगे चल रही है, या फिर कहाँ मुकाबला कांटे का है। तो 10 मार्च वह दिन है जब शाम होते शायद एकदम क्लियर हो जाए कि किस राज्य में कौन सी पार्टी सरकार बना रही है। एक बात इलेक्शन कमीशन ने जो बताई है वो मैं आपको भी बता दूं कि इस बार जो इलेक्शन का टाइमिंग है उसे 1 घंटे और बढ़ा दिया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह जानकारी मीडिया को दी है, लेकिन हालांकि उन्होंने अभी अलग अलग राज्यों के लिए वो समय नहीं बताई। उन्होंने बताया कि बाद में सूचित कर दिया जाएगा। तो जो इस बार इलेक्शन होंगे वो 1 घंटे और अधिक चलेंगे। आपको बता दें कि जो हर एक पुलिस स्टेशन के लिए जो मतदाताओं की जो एक लिमिट तय की गई थी, जो पहले 1500 तक की थी, उसे अब 1250 कर दिया गया है। यानी कि एक पोलिंग स्टेशन पे अधिकतम जो मतदाता है वो 1250 है, वही वहां पर जाके वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी एवरेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एवरेज 900, किसी राज्य में 650, किसी राज्य में 800, 850, ये एवरेज मतलब एक पोलिंग स्टेशन पे इतने मतदाताओं की सूची रखी गई है। पोलिंग स्टेशन का नंबर बढ़ा दिया गया है। तो आज निर्वाचन आयोग ने फिलहाल मतलब आखिरकार उन्होंने ये घोषणा कर ही दी है कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इससे पता चलेगा कि 2024 में किस तरीके के नतीजे आ सकते हैं। वहीं पंजाब में जहां पर कांग्रेस पार्टी एक सियासी घमासान वहां पर मचा हुआ है, काफी ज्यादा पिछले दिनों से चर्चा में है, उसको लेकर भी मतलब लोग अटकलें लगा रहे हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी बाजी मारेगी, जो लड़ाई चल रही कांग्रेस में, या फिर चन्नी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या नवजोत सिंह सिद्धू जो इतनी कोशिशें कर रहे हैं, क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे, वे जीत पाएंगे या नहीं, या फिर भारतीय जनता पार्टी अमरिंदर सिंह जो अभी कांग्रेस छोड़ करके वो उन्होंने अपनी नई पार्टी शुरू की है, उन्होंने ऐलान किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह ये दोनों मिलकर पंजाब में कुछ बड़ा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? शिरोमणि अकाली दल जो पार्टी अभी तक चुपचाप है, उसको इस बार कितने वोट मिलेंगे? वहीं अगर गोवा की बात की जाए तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस इस बार वो एडी चोटी का वो लोग
ये पार्टी वहां पर जोर लगा रही है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हों या फिर कांग्रेस पार्टी के ही बहुत सारे नेता वहां पर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो सबकी नजरें यहाँ पर भी टिकी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो पिछले कई टर्म से वहां पर सत्ता में है, फिर से एक बार उसे सत्ता मिलेगी, या कांग्रेस जिसके नेता बिखर रहे हैं, यहाँ वहां जा रहे हैं, उसे लोग अपना जन समर्थन देंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी, या फिर तृणमूल कांग्रेस जो वहां पर बहुत ज्यादा जिसने आक्रामक रुख अपनाया हुआ है, तो क्या वो सत्ता में आएगी। वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर पिछले एक साल में कहे तो कई मुख्यमंत्री बदले गए हैं। लोग जो अभी फिलहाल मौजूदा समय में जो पार्टी सत्ता में है उससे काफी नाराजगी भी बताई जा रही है। यहाँ पर विपक्ष में अगर बात करें तो हरीश रावत जो कुछ दिन पहले तक इतने ज्यादा वो आत्मविश्वास में नहीं थे, उनमें उतनी एनर्जी भी नहीं थी, लेकिन अब वहां पर कांग्रेस आलाकमान की तरफ से उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो वहां पर पार्टी को जिताएं और उसके बाद में खुद मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उनके रवैये में जो बदलाव आया है, तो क्या वे मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी, ये जो एक वहां पर एक पैटर्न है कि एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, एक बार बीजेपी की सरकार आती है, ये पैटर्न को ब्रेक करने में कामयाब होगी भारतीय जनता पार्टी। ये सभी जो है, जो लोगों के मन में अटकलें हैं, जो सवाल हैं, जो एक कह सकते हैं कि वो उनके मन में बहुत से कौन पार्टी जीतेगी नहीं जीतेगी, इन सभी का जवाब आपको 10 मार्च को मिल जाएगा, क्योंकि इसी दिन 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं, जो चुनाव की मतगणना है, वो इस दिन होंगी और शाम होते होते पिक्चर क्लियर होने की संभावना है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।